गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं चार का वार। चार के वार में आपके साथ मैं शिखा ठाकुर। सबसे पहले बात करेंगे एनसीपी में मचे बवाल की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। थोड़ी ही देर में मुंबई में आज एनसीपी की अहम बैठक होने जा रही है, जिस पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई है। लगातार हम आपको देंगे अपडेट। अगली खबर के लिए रुक करते हैं पूजा का। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि गोवा में एससीओ बैठक चल रही है और आज क्योंकि दूसरा दिन है, आपसे थोड़ी ही देर पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और बैठक में आतंकवाद को लेकर भारत ने सख्त रुख भी अपनाया। अगली खबर के लिए रुक करेंगे साक्षीदार। बिल्कुल, नमस्कार। तीसरी बड़ी खबर रहेगी मणिपुर से। मणिपुर में हिंसा के बाद कई जगहों पर तनाव के हालात फिलहाल बन गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन को शूट एट साइट का आदेश फिलहाल दे दिया गया है। वहीं मणिपुर आने जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। एहतियातन इंटरनेट सेवा भी बाधित है। वहीं धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके ऊपर विस्तार से बात करें, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी पलक का रुख करते हैं। बिल्कुल, तो चौथी बड़ी खबर में बात होगी दी केरल स्टोरी की, जिसको लेकर दर्शकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। विवादों के बीच में आज सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज हो रही है। बवाल की आशंका को देखते हुए तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया। इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले रुक करेंगे शिखा का बड़ी खबर के लिए। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर के कमेटी की आज अहम बैठक है। थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय में इस बैठक को रखा गया है। प्रफुल्ल पटेल कमेटी में प्रस्ताव रखने वाले हैं। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार इस्तीफा न दे का प्रस्ताव रखेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहने को लेकर की भी चर्चा संभव। प्रफुल्ल पटेल के इस प्रस्ताव पर कमेटी में आज वोटिंग होगी। 19 सदस्यों की कमेटी में वोटिंग होगी। कमेटी का निर्णय शरद पवार को बताया जाएगा और इसके आधार पर पवार अपना पक्ष कमेटी के सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे। तो ये बड़ा निर्णायक फैसला आज संभव है एनसीपी के लिए, क्योंकि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार इस्तीफा दे चुके हैं पहले ही, लेकिन एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर के कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी की आज अहम बैठक है। थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। प्रफुल्ल पटेल कमेटी में प्रस्ताव रखने वाले हैं। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार इस्तीफा न देने का प्रस्ताव रखेंगे। लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहे शरद पवार। और देखिए सीधे आशीष तिवारी को करेंगे। आशीष तिवारी हमारा सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में। आशीष, क्योंकि बैठक शुरू होने वाली है और उम्मीद ये है कि इस बैठक में जो फैसला लिया जाएगा वो 2024 तक शरद पवार ही पद पर बने रहें, इसी को लेकर रहेगा। देखिए कई सारे मुद्दे हैं। दो थ्योरीज बताई जा रही हैं। एक तो थ्योरी ये है कि यूथ विंग जो है एनसीपी का, वो शरद पवार को मनाने की कोशिश करेगा। उनको कम से कम राज्यसभा जब तक उनकी सदस्यता है या फिर लोकसभा जब तक चुनाव होने वाले हैं तब तक शरद पवार जी को मनाने की कोशिश करेंगे कि वही अध्यक्ष रहें। दूसरी एक जो थ्योरी ये सामने आ रही है कि एनसीपी का जो इनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन किया जाए। एक कार्यकारी अध्यक्ष और जो सुप्रीमो हैं शरद पवार वो बने रहें। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए जो नाम है वो सुप्रिया सुले का सबसे आगे आ रहा है और इसी को आगे रखने की बात की जा रही है। लेकिन आप पीछे देखिए, लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम बढ़ता जा रहा है। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि शरद पवार ही जो सुप्रीमो हैं, जो अध्यक्ष हैं, उसका पद संभाले रखें। उनके ही अंडर में वो सब लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सबसे बड़े सर्वोच्च नेता हैं। वो अभी किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या शरद पवार साहब को मना लिया जाएगा? क्या कुछ होने वाला है आज कमेटी में? देखिए, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वैसे लीडर हैं माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब कि पूरे देश में से एक ही आवाज़ आ रही है कि शरद पवार, शरद पवार। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ देश के लिए दिया है और आगे आज इस हालात में देश जिस हालात में डूब रहा है, आज जो देश की जो हालात है उस हालात में अगर शरद चंद्र जी पवार साहब ने इस पद से रिजाइन दे दिया तो आगे की कोई उम्मीद किरण नहीं दिखती है। इसके लिए हम सब की ये मांग है कि हमें शरद चंद्र जी पवार साहब ही हमारा अध्यक्ष चाहिए। जी, और हमारे साथ एक महिला भी हैं। आप क्या कहेंगे? पवार साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो है और हम सबकी यही मांग है कि हमें अपना अध्यक्ष पवार साहब ही चाहिए। ये जो भीड़ आप देख सकते हो ये पवार साहब के लिए है। ये पवार साहब के कार्यकर्ता, नगर सेवक तमाम यहाँ मौजूद है और हमें उम्मीद है पूरी तरह के जो मांग हम कर रहे हैं इंशाल्लाह वो पूरी होगी। सुबह से यहाँ पर सब लोग यही नारे लगा रहे हैं कि पवार साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पवार साहब सुप्रीमो के पद पे रहें, बाहर से पूरी देख रेख करें, नेशनल राजनीति और स्टेट भी देखें, लेकिन सुप्रिया ताई को आगे बढ़ाएं? देखिए, आज देश की जो परिस्थिति है, बेरोजगारी, किसान परेशान,
महिलाएं परेशान। इस देश को आर्थिक परिस्थिति से बाहर निकालने में 80 साल का एक ही युवक काम कर सकता है, वो शरद पवार। सुप्रिया ताई पे भरोसा नहीं है? सब पे भरोसा है, लेकिन शरद पवार साहब देश की जरूरत है और नेतृत्व आज का देश का है, वो शरद पवार को मानता है। एक चीज बताइए ना कि प्रदेश में दादा और जो केंद्र में ताई वाला नारा चल रहा है उसमें क्या? देखिए, सब एक ही कुटुंब है और एक ही कबीला है और एक ही फैमिली से हैं हम लोग, यानी जो भी हमारे नेता लोग हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सब मिल करके अगर महाराष्ट्र को संभालेंगे शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले 24 के अंदर जो महाअघाड़ी है उसकी सरकार होगी। युवा भी यहाँ पर हैं, युवाओं से पूछते हैं, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाने का शरद पवार ने एक मौका देने की बात कही है। आप क्या कहेंगे? शरद पवार साहब जो है, मैं बचपन से उनको देखता हुआ आ रहा हूँ और उनके अंडर में मैंने बचपन से मेरी जो पहली पॉलिटिकल करियर था वहाँ से अपना करियर उन्हीं की एक गाइडेंस में शुरू किया है और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि वो हमेशा हमारे ऊपर एक गाइडेंस बनाए रखें। एक चीज़ बताइए, आप यंग हैं और शरद पवार जी खुद बोल रहे हैं कि यंग लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए पार्टी में, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके जैसे यंग लोग? हम चाहेंगे उनके साथ आगे बढ़ना, उनके वो हमारे कंधे पर हाथ रख के हमें आगे बढ़ाए, तो हम चाहेंगे उनके साथ आगे बढ़े। हमारे जो नेता है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, उन्होंने एक नारा दिया था कि बाप अगर घर में कितना भी बूढ़ा हो जाए और उसके बच्चे कितने भी जवान हो जाए तो वो अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं हटा सकता है, उसको जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारी का निभाना पड़ेगी। वही हमारा मानना है कि पवार साहब जो है हमारे अध्यक्ष थे और वो हमेशा रहना। अच्छा आशीष, आपको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। आशीष, आपने यहाँ पर हर वर्ग की बात सुनाई, क्या कुछ लोग कह रहे हैं जहाँ पर ये तमाम जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार को वापस ले लेना चाहिए, अपना इस्तीफा और अध्यक्ष पद ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरीके से अजित पवार और सुप्रिया सुले दोनों को भी पावर सौंपी जा सकती है, इसकी भी अटकलें सूत्रों के द्वारा लगाई जा रही है। तो क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आ सकता है जो थोड़ी देर बाद शुरू होगी? जी, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो जो युवा कार्यकारिणी है एनसीपी की, वो ये कोशिश करेगी कि शरद पवार जी को मनाया जाए, उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कोशिश की जाए और अध्यक्ष पद जो है वो शरद पवार ही रखें। लेकिन दूसरी जो थ्योरी सामने आ रही है वो ये है कि सुप्रिया सुले को शरद पवार आगे बढ़ाएंगे, उनको कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ाकर उनका जो आगे का मार्ग है वो प्रशस्त कर देंगे, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स में आगे शरद पवार को रिप्रेजेंट करें या पूरे एनसीपी को। इस तरीके की एक बात आ रही है। दूसरी बात, अजीत पवार की जो बात है, ये कहा जा रहा है कि जो समिति के लोग हैं, कमेटी के, वो किस तरीके से अजीत पवार को अपने विश्वास मिलेंगे, क्योंकि अगर सुप्रिया सुले को आगे कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जैसे बाला साहब ने एक समय पे उद्धव ठाकरे को आगे कर दिया और राज ठाकरे पीछे रह गया और उसके बाद पार्टी किस तरीके से बिखर गई वो देखने को मिल सकता है। तो उसका एक थ्योरी ये दिया जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव में विधानसभा में अजीत पवार को मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास अघाड़ी का रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं शरद पवार ने एक लंबी प्लानिंग की हुई है, मास्टर स्ट्रोक रखा हुआ है सुप्रिया सुले के लिए भी। आशीष, और ऐसे ही उन्हें मौसम वैज्ञानिक नहीं कहा जाता, पूरी रणनीति के तहत के पूरे फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी बात आपसे ये जानना चाहिए, क्योंकि बैठक अब से बस कुछ देर में शुरू हो जाएगी, सुप्रिया सुले पार्टी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, तो क्या माना जाए कितनी देर में निर्णायक फैसला आने की संभावना? देखिए, सब लोग जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, 18 जो कमेटी के सदस्य थे, उसके अलावा एक जो युवा कार्यकारिणी का जो सदस्य है, वो सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में, क्योंकि वोटिंग भी होगी ऐसा बताया जा रहा है, ये 19 लोग वोट करेंगे, उसके बाद शरद पवार जी से सलाह मशवरा किया जाएगा, उसके बाद कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा कि क्या आज होने वाला है और एनसीपी का भविष्य क्या होगा। क्या एनसीपी को नया उत्तराधिकारी मिलेगा, नया अध्यक्ष मिलेगा, या फिर शरद पवार ही अपने पोजीशन पर बने रहेंगे, जिस तरह से यहाँ लाखों जो हजारों कार्यकर्ता हैं लगातार जो चाह रहे हैं। अगर एक और बात पर आप और मैं ध्यान दें तो जिस तरीके से अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लग रही थी, अब कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार जिनकी पावर सुप्रिया सुले की तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ कमेटी आज डिसाइड करने वाली है कि शरद पवार के इस्तीफे पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और इसी बीच सुप्रिया सुले की तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। इस कमेटी में सुप्रिया सुले भी बैठने वाली हैं और इसके बाद तय होगा कि पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं। हालांकि शरद पवार की राय
इसमें बहुत अहम रहेगी, इसकी भूमिका बहुत अहम रहेगी। लेकिन इसी बीच मुंबई से ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। सुप्रिया सुले इस वक्त पहुंच चुकी हैं, शरद पवार की बेटी है। और एनसीपी का दारोमदार क्या सुप्रिया सुले को दिया जाएगा या फिर अजीत पवार को इसकी कमान मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि आज जिस कमेटी पे सारी चीज़ें निर्भर करती है, कमेटी क्या कुछ फैसला लेती है, वोटिंग में क्या कुछ होता है, इस पर कहीं ना कहीं ये पूरा मैटर निर्भर करता हुआ डिसाइडेड फैक्टर एक रहेगा। इसी बीच ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, एनसीपी प्रमुख, पूर्व एनसीपी प्रमुख आप कह सकते हैं, शरद पवार, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है और इसके बाद से अब अटकलें तेज है कि एनसीपी का दारोमदार किसके हाथों में होगा। आशीष, आपके पास वापस आते हुए जिस तरीके से मैं और आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी कि अजीत पवार की बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार बनी हुई थी और ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि शरद पवार जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक हमेशा खेलते आए हैं, सालों साल से खेलते आए, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, इस्तीफा दिया, तमाम समर्थक उनके साथ यहाँ जुट गए, अब वोटिंग की प्रक्रिया भी होगी, तो कहीं ना कहीं शरद पवार की तरफ से इसे एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन की तरह उभरा। चलिए आशीष, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच तस्वीरें मुंबई से मिलनी शुरू हो चुकी हैं। संन्यास का ऐलान या बड़ा सियासी प्लान, ये एक बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर कमेटी बैठेगी, यहाँ पर वोटिंग होगी। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अपनी राय यहाँ पर बहुत अहम हो जाएगी, लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ शरद पवार के समर्थक जुटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है। एनसीपी दफ्तर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का भारी हुजूम यहाँ पर है। और दूसरी बड़ी बात कि ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके साए में हम पनपना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको किनारे होकर हम अपने आप को बहुत आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते। आशीष, हम देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम वहाँ पर है और अब क्योंकि जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों ने भी नारेबाजी लगाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि वो वापस शरद पवार को ही चाहते हैं। जी बिल्कुल, शरद पवार हर किसी के, एनसीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए सर्वोच्च लीडर हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। हर किसी को वही सर्वमान्य है। हमारे साथ हैं द्विवेदी जी, जो शुरुआत से शरद पवार के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लंबी इन्होंने राजनीति पारी खेली है। आप क्या कहना चाहेंगे? यंग लोगों से तो हमने बात की, अलग अलग लोगों से बात की, आपने राजनीति देखी है शरद पवार की, क्या ये जो फैसला है आज कमेटी के मेंबर्स उनको बदलने में मजबूर कर देंगे? जी अवश्य करेंगे। कारण ऐसा है कि पवार साहब केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, आपने देखा होगा मुलायम अपना अखिलेश जी ने इसका फ़ोन आया, फिर बाद में राहुल जी का फ़ोन आया, सुप्रिया जी का फ़ोन आया, स्टैनली जी का फ़ोन आया, देश के विभिन्न भागों से जो मुख्य नेता है सभी का फ़ोन आया कि आप राजीनामा वापस लें और पवार साहब ही रहें तो ही एनसीपी का जो है भविष्य खड़ा हो सकता है। और इस बार आने वाले 2024 के इलेक्शन में पवार साहब यदि रहेंगे तो महाआघाड़ी इकट्ठा रहेगी और इकट्ठा रखे हम वापस जो सत्ता हमारी चली गई थी वो सत्ता हमारी वापस आ जाएगी, ये हमें कंफर्म में पूरा विश्वास है। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि जैसे आपके बच्चे हैं, आप उनको अपने बिजनेस में आगे बढ़ाते हैं, शरद पवार भी वो चाह रहे हैं कि नए लोगों को, यंग ब्लड्स को आगे बढ़ाया जाए, तो वो गलत है? बिल्कुल सही है। यंग जनरेशन को तो उन्होंने खुद लाया था, पर एक ज़माने में आपको अजीत पवार जी को और जयंत पाटिल जी को, आर पाटिल साहब को और अपना वलसे पाटिल जी को सब उन्होंने लाया था। आज वो स्थिर है अभी, तो इसलिए नई जनरेशन को अभी लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो 23 साल जो हमारा अनुभव है कि अब हम एक नया ब्लड, जब नया ब्लड सर्कुलेशन होगा एक नया उत्साह होगा, नए लोग आएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आदरणीय पवार साहब ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का रिजाइन किया है वो उन्हें वापस लेना चाहिए। इसलिए वापस करना चाहिए कि अभी महाविकास आघाड़ी जो किया है महाराष्ट्र में, उसे अच्छा नतीजा महाराष्ट्र में मिलने जा रहा है, उसके साथ साथ पूरे देश में मिलने जा रहा है। जैसा आपने देखा होगा कर्नाटक का जो बाई इलेक्शन चालू है, वहाँ का रिजल्ट आएगा, आपको आप चौंकाने रिजल्ट आएंगे, जिसका कारण शरद पवार ही रहेंगे। और जब भी उनका रिजाइन अभी हो जाता है तो उसका सेटबैक वहाँ के इलेक्शन में पड़ने वाला है। तो हम चाहते हैं कि 24 तक जो लोकसभा का इलेक्शन है तब तक पवार साहब ने उसको रिजाइन करना नहीं चाहिए। आपका कहना सही है
कि नए ब्लड को आपने उनको आगे करना चाहिए, ये बात सही है, मगर ये टाइम नहीं है। एक टाइम अभी आपका लीडरशिप में पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। जब भी आपने इस्तीफा देने की बात कही तो आपको दिल्ली के पूरे देश के लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने, नेताओं ने आपको फोन करके बता दिया कि आप ऐसा मत कीजिए, कदम उठाए। तो हम सब चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं, लोग चाहते हैं, समाज सेवक चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि पवार साहब ने अपना इस्तीफा आशीष, एक सवाल और पूछे तो क्या इन्हें शरद पवार के फैसले पर भरोसा नहीं है? क्योंकि शरद पवार की स्ट्रैटेजी को वो ही बखूबी जानते हैं, और अगर उन्होंने ये फैसला लिया तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी एक कोई मजबूत और ठोस बात होगी। तो क्या ये उन पर एतबार नहीं करते? अभी देखिए, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कटआउट्स लेके आए हैं शरद पवार जी की। कहाँ से आए हैं आप और क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं शरद पवार जी को फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए, इलेक्शंस हैं, विपक्ष के लगातार जो नेता हैं, बड़े नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हों, M.K. स्टालिन हो, सब लोग बात कर रहे हैं कि शरद पवार जी को अभी रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं? ज़रूर। मैं मुंबई का पदाधिकारी हूँ, मुंबई का सरचिटनीस हूँ। इस देश के अंदर शरद पवार साहब को विकल्प नहीं है। ये केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संबंध नहीं है कि पवार साहब राष्ट्रवादी के अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो तो गॉडफादर है, उन्होंने क्रिएट की हुई पार्टी है। पर इस वक्त महाराष्ट्र को जैसे पवार साहब की ज़रूरत है, वैसे ही देश को ज़रूरत है। आज देश में पवार साहब जितना एक्सपीरियंस, पवार साहब जितना उलझा हुआ, उनका जो तजुर्बा है, उसको देखते हुए आज के समय में पवार साहब की इस देश को ज़रूरत है। आप तो पवार साहब को साथ में लेके चल रहे हैं, दिल में भी हैं आपके और साथ में भी हैं। क्या आपके दिल की बात को वो सुनेंगे? ज़रूर सुनेंगे। उन्होंने कल कार्यकर्ता, हमसे भी परसों उन्होंने मुलाकात की, जब हमने आंदोलन किया, हमें समझाया। उन्होंने कहा कि मेरी एक गलती हुई कि ये निर्णय लेते हुए मैंने अपने सहकारियों को पूछा नहीं, शायद वो मुझे ये निर्णय लेने नहीं देते, लेकिन मेरी एक गलती हुई, इसके ऊपर मैं आपके भावनाओं की और सबके भावनाओं का गौर करूँगा। ये बात बहुत अहम है कि यदि पवार साहब ने कार्यकर्ता, मैंने उनको कहा जब मेरे से बात हुई कि पवार साहब आपके सब निर्णय प्रैक्टिकल रहते हैं, पवार साहब की राजनीति में भावनाओं को कोई जगह नहीं है, पर ये एक निर्णय ऐसा है कि जिसको भावनाओं के तहत पवार साहब ने सोचना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि सुप्रिया ताई को या अजीत दादा को आगे बढ़ाने के लिए ये उन्होंने एक तरीके से रणनीति ली है? ये वक्त वो सोचने का है ही नहीं। फिलहाल के तौर पे पवार साहब की मौजूदगी में पवार साहब ही प्रमुख होने चाहिए। और जो पार्टी में टूट की, बिखराव की खबर थी अजीत पवार को लेकर, ये जो खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्या शरद पवार जी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है उसको दबाने के लिए? जी ऐसा कुछ नहीं। 2014 से बातें देश के अंदर, महाराष्ट्र में चल रही है कि पवार साहब या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। ये नहीं होगा। एक प्रक्रिया अजीत दादा के साथ हुई थी जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने भी काफी बार दिया। लेकिन चीज़ बताइए, क्योंकि आप खुद मिले हैं शरद पवार से और आज कमेटी भी बैठी है, क्या सुप्रिया सुले को शरद पवार ऐसा कुछ कर रखें कि वो प्रेरणा स्रोत बन जाए, मार्गदर्शक बन जाए और सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना दें, आगे बढ़ा दें? देखिए, पोस्ट के ऊपर सुप्रिया ताई को अध्यक्ष बनाएंगे। सुप्रिया ताई हमारी सबकी प्रमुख है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रवादी की, महाराष्ट्र की, जो देश के संबंध के, देश के हितों की और थॉटफुल पॉलिटिक्स की सोच रखने वाली सुप्रिया ताई है। 5 बार उनको सांसद अवार्ड मिला। ये विषय सुप्रिया ताई है, अजीत पवार जी का नहीं। ये हमारे दैवत का निवार। पवार साहब हमारे गॉड है, वो गॉड वैसे ही रहने। किसी भगवान ने यदि कहा कि मेरी मूर्ति बदल दो, दूसरे भगवान को यहाँ लाके बिठाओ, ये तो ये मंजूर नहीं हो। चलिए ठीक है आशीष, मैं आपके पास वापस आऊंगी और देखिए किस तरीके से भावनाएं उमड़ कर बाहर आ रही है शरद पवार के लिए, एनसीपी प्रमुख के लिए। ये इन लोगों से बातचीत करते हुए आशीष ने हमें सुनवाया। और अब ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई है। ये देखिए अंदर बैठक की ये तस्वीरें, जहां पर कमेटी बैठी हुई है, यहां पर ही वोटिंग होगी, जिसके बाद जाहिर तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर के ये कमेटी फैसला करेगी। लेकिन खुद शरद पवार का मत भी यहां पर बहुत अहम योगदान रखता हुआ नजर आएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत सीएम योगी ने खेलो इंडिया का लोगो लॉन्च किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया का एंथम भी लॉन्च किया है। 4750 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं यूनिवर्सिटी गेम्स में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेलो इंडिया का लोगो भी लॉन्च किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया का एंथम भी लॉन्च किया और 4750 खिलाड़ी यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी पहल की जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एंथम भी लॉन्च हुआ।
साथ ही साथ खेलो इंडिया का लोगो भी लॉन्च हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री भी पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद है और इसके जरिए प्रयास ये किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, बच्चों को खेलों के साथ जोड़ा जाए ताकि देश को और भी ज्यादा खिलाड़ी मिले जो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन करें। देखिए, वहीं इस खेलो इंडिया के आयोजन के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित भी किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की कोशिश से ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को भी आज बराबरी का मौका मिलने लगा है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा होगा। और उसके पीछे कई कारण हैं। जिस तरह से यहां पर योगी जी की सरकार ने खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम किया, आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम किया है और अब मेजबानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की उत्तर प्रदेश को मिली है। मैं कह सकता हूं मित्रों, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के किसी भी कोने में मेडल भारत जीता करेगा, हमारा तिरंगा लहराया जाएगा, भारत के राष्ट्रीय धुन बजा करेगी, तो उत्तर प्रदेश का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये उस समय दिख गया था जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलों की यूनिवर्सिटी मेरिट में बनाने की शुरुआत की और हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए आपने किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनका प्रदर्शन भी लॉन्ग जंप में देखिए, ये सारा शानदार काम क्योंकि खेलों में बजट को बढ़ाया गया, 964 करोड़ से बढ़ाकर 3,397 करोड़ रुपया कर दिया गया और एक एक खिलाड़ी के ऊपर कईयों के ऊपर 2.5 करोड़, कईयों के ऊपर 3 करोड़, किसी के ऊपर 2 करोड़ ऐसे करके खर्च किए गए। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध, पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करती थी। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसा नहीं कि भारत खेल या खिलाड़ियों के प्रति कभी कोई नकारात्मक दृष्टि रखता हो। भारतीय मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन की उनको बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। हरियाणा को हर क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे मनोहर, प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने लिखा, भगवान से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की प्रार्थना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को ट्वीट करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि भगवान उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूं।
हरियाणा को हर क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं मनोहर लाल। उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन के मौके पर ट्वीट करके सीएम मनोहर लाल को शुभकामनाएं दी। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आज लखनऊ में आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की यहां पर शुरुआत की गई और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई, साथ ही लोगो भी आज लॉन्च हुआ है, साथ ही एंथम यहां पर आज लॉन्च हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की आज शुरुआत हुई है। इसमें करीब 4,500 से ज्यादा छात्र हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान को गति देने